कार्यपालिका पर विधायिका के नियंत्रण का संक्षिप्त वर्णन करें। क्या ये नियंत्रण वास्तविक होता है? ये प्रश्न के दो पार्ट हैं। हम सबसे पहले क्या करेंगे, संसदीय व्यवस्था में कार्यपालिका मंत्रिपरिषद का गठन विधायिका से। अब देखो आप, हमारा प्रश्न का पहला पार्ट यह है, लेकिन यूपीएससी में क्या होगा ना, यूपीएससी में जो प्रश्न का सेकंड पार्ट इसे हाईलाइट करेगा और स्टेट पीसीएस में पहले पार्ट को हाईलाइट करेगा। क्लियर? अब हम क्या करेंगे फर्स्ट पहले में, देखिए संसदीय लोकतंत्र में कार्यपालिका विशेष रूप से मंत्रिपरिषद का गठन देखो, कार्यपालिका का जो गठन है वो विधायिका से होता है और कार्यपालिका को और सरकार को लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति उन्मुख बनाने के लिए कार्यपालिका पर विधायिका के नियंत्रण के लिए संवैधानिक प्रावधान है। कार्यपालिका पर विधायिका के नियंत्रण के लिए संवैधानिक प्रावधान है। अब इसे देखो, संसदीय लोकतंत्र में कार्यपालिका का गठन विधायिका से होता है। कार्यपालिका इस सरकार को लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति उन्मुख बनाने के लिए कार्यपालिका पर विधायिका के नियंत्रण के लिए संवैधानिक प्रावधान है। अब देखो आप, ये प्रश्न स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन ही है। अगले पैरे में आएंगे, हो गया, हम अगले पैरे में आएंगे। देखो आप, सेकेंड पैरे की जब बात करेंगे हम, की बात है सेकेंड पैरा। देखो, वस्तुतः कार्यपालिका पर विधायिका के नियंत्रण के अनेक साधन हैं। जैसे कौन कौन से साधन? देखो, प्रश्नों के माध्यम से अर्थात मंत्रिपरिषद के सदस्यों से मंत्रिपरिषद के सदस्यों से प्रश्न पूछकर एवं जवाब देने के लिए वाद करने से मंत्रिपरिषद
सदन के प्रति जवाबदेही बनते हैं। वह जवाबदेही बनते हैं। यह प्रश्नों के तीन रूप हैं। यहां प्रश्नों के तीन रूप: तारांकित प्रश्न, मौखिक उत्तर की अपेक्षा, अतारांकित प्रश्न, लिखित उत्तर, अल्प अवधि की सूचना से संबंधित प्रश्न। तो प्रश्नों के तीन रूप हैं। नंबर 2, समितियों के माध्यम से कार्यपालिका पर विधायी नियंत्रण। पहला प्रश्न देखो। हाँ। अतारांकित, तारांकित और तारांकित का मतलब स्टार लगा रहता है, उसका मौखिक उत्तर दिया जाता है। अतारांकित जहां कोई स्टार नहीं लगा, अतारांकित नॉन स्टारेबल क्वेश्चन कुछ होते हैं, तो वहां क्या होता है, लिखित उत्तर दिया जाता है। अल्प अवधि की सूचना से संबंधित प्रश्न का मतलब 10 दिन से कम अवधि में उस प्रश्न का जवाब देना ही देना है। ये अल्प अवधि की सूचना के जो प्रश्न होते हैं। क्लियर? अगली चीज चले। अब देखो नंबर 2 की बात करें। हो गया नंबर 2, संसदीय समितियों के माध्यम से संसदीय समितियों के माध्यम से कार्यपालिका पर विधायी नियंत्रण। जैसे लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, एवं सार्वजनिक उपक्रम समिति वित्तीय नियंत्रण। क्योंकि ये समितियां करती क्या है, निर्धारित प्राधिकार क्षेत्र और प्रक्रिया से निर्धारित प्राधिकार क्षेत्र एवं प्रक्रिया से खर्च का मूल्यांकन करती है। तीसरी चीज बात करें, सीएजी की रिपोर्ट के आधार पर कार्यपालिका की आलोचना। नंबर हम 2 की बात करें,
चले, हो गया। नंबर 2 देखो आप, सॉरी नंबर 3, CAG कैग की रिपोर्ट के आधार पर, CAG की रिपोर्ट के आधार पर कार्यपालिका की आलोचना क्योंकि कैग क्या करता है, कैग एक दृष्टि से अनावश्यक व्यय एवं संसाधनों की बर्बादी की रिपोर्ट तैयार करती है। हमेशा ध्यान दो इस बात को। तीसरी चीज बात करें, प्रस्ताव के माध्यम से, नंबर 4, प्रस्ताव अर्थात स्थगन प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव एवं अविश्वास प्रस्ताव के आधार पर मंत्रिपरिषद की जवाबदेहिता निर्धारित करना। क्योंकि इन प्रस्तावों से सरकार की आलोचना तथा सरकार गिरने का डर, अविश्वास प्रस्ताव से सरकार गिर जाती है। ये प्रश्न ये है, ये नियंत्रण वास्तविक है या नहीं है? क्या नियंत्रण वास्तव में वास्तविक है या अवास्तविक? अब इसे देखो आप, ये नियंत्रण के साधन, बस इतनी बातें केवल याद रखनी, कैग, समितियां, प्रस्ताव और प्रश्नोत्तर के माध्यम से, यही नियंत्रण के साधन है। अब इसे देखो, मैंने अनेक साधन है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, ये 4 साधन है कार्यपालिका पर विधायी नियंत्रण के, 4 साधन है। आप ध्यान दो, किंतु चले, हो गया, नोट कर लो। हम जब आएंगे सीधे 3rd पैरे में, किंतु कार्यपालिका पर विधायी नियंत्रण का विश्लेषण किया जाए, नियंत्रण का विश्लेषण किया जाए तो फर्स्ट, प्रश्नोत्तर के माध्यम से मंत्रिपरिषद पर नैतिक दबाव बनता है।
एक मिनट। प्रश्नोत्तर से मंत्रिपरिषद पर नैतिक दबाव बनता है। पहला पॉइंट। दूसरी चीज, समितियों की रिपोर्ट के आधार पर सरकार की आलोचना। समितियों की रिपोर्ट के आधार पर सरकार की आलोचना, जैसे 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, मनमोहन सरकार की आलोचना, एकदम सरकार है। और तीसरी चीज बात है, सीएजी की रिपोर्ट के आधार पर सरकार के वित्तीय घोटाले का पता चलता है। सीएजी की रिपोर्ट के आधार पर सरकार के वित्तीय घोटाले का पता चलता है। जिससे जनता में नकारात्मक सोच का निर्माण, जनता में नकारात्मक सोच। अब सोचो, ये तीन चीजें होती हैं, परंतु चले हम अगले पैरे में आएंगे। हो गया, हम फोर्थ पैरे में आएंगे। अच्छा, फोर्थ पैरे की बात करेंगे, परंतु नियंत्रण की व्यवहारिकता सरकार की स्थिति पर निर्भर, सरकार की स्थिति पर निर्भर। जैसे गठबंधन सरकार में अविश्वास प्रस्ताव ज्यादा कारगर है। गठबंधन सरकार में जो अविश्वास प्रस्ताव है ज्यादा कारगर, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव। पहली बात। हम दूसरी चीज बात करें, बहुमत की स्थिति में नियंत्रण केवल प्रतीकात्मक, तथा अविश्वास प्रस्ताव भी केवल प्रतीकात्मक अस्त्र बनकर रह जाता है। अस्त्र
अब इससे देखो, ये दो चीजें हुई। गठबंधन सरकार में अविश्वास प्रस्ताव ज्यादा कारगर, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी के सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव। हाँ, दूसरी बहुमत की स्थिति में नियंत्रण केवल प्रतीकात्मक, तो अविश्वास प्रस्ताव भी केवल प्रतीकात्मक अस्त्र बनकर रह जाता है। डिपेंड करता है कि सरकार की स्थिति क्या है। अब एक चीज ध्यान दो इस बात को, ये सारी बातें करने के बाद हम निष्कर्ष की बात करेंगे। तो मैंने क्या कहा आपसे, परंतु नियंत्रण की व्यवहारिकता सरकार की स्थिति पर निर्भर। ये जो नियंत्रण है वो व्यवहारिक है कि अव्यवहारिक है, सरकार की स्थिति पर निर्भर। तो गठबंधन सरकार या बहुमत की स्थिति है क्या, यह देखना होगा कि गठबंधन की सरकार है या फिर बहुमत की स्थिति है। ये सारी बातें करने के बाद अंत में किसकी बात करेंगे हम लोग, बताओ। हम निष्कर्ष की बात करेंगे, निष्कर्ष की बात करेंगे। और निष्कर्ष में क्या चलेगा हमारा, निष्कर्ष में हम इतनी बात करेंगे कि जो भी हमारा नियंत्रण है, क्वेश्चन ये है कि क्या नियंत्रण वास्तविक होता है कि नहीं होता है, यही तो प्रश्न है। तो मैंने व्यवहार में ऐसा तो हुआ, लेकिन वास्तव में नियंत्रण वास्तविक है कि अवास्तविक है, डिपेंड करता है कि सरकार की स्थिति क्या है। गठबंधन की सरकार है या बहुमत की स्थिति है, इस पर डिपेंड करता है। क्लियर। अब हमारा निष्कर्ष क्या चलेगा, तो निष्कर्ष में हम क्या करेंगे कि जितने भी नियंत्रण के संवैधानिक प्रावधान है वह सामान्यतः देखा जाए कि पीएम का व्यक्तित्व कैसा है, विपक्ष कितना पावरफुल है और उसकी दलीय स्थिति क्या है, इस पर डिपेंड करता है निष्कर्ष। तो लिखेंगे निष्कर्ष में आता है कार्यपालिका पर विधायी नियंत्रण एक दृष्टिष्ट है। विपक्ष की स्थिति पीएम का व्यक्तित्व, प्रधानमंत्री का व्यक्तित्व क्या है, सत्ता पक्ष की दलीय स्थिति, दलीय स्थिति तथा अब इसे देखो आप, अतः कार्यपालिका पर जो विधायी नियंत्रण है, एक जैसे विपक्ष की स्थिति, पीएम का व्यक्तित्व, सत्ता पक्ष की दलीय स्थिति तथा सरकार की स्थिति पर निर्भर करता है। लेकिन इसी प्रश्न को क्या पूछा जाएगा, इसी प्रश्न को यूपीएससी थोड़ा सा ट्विस्ट करेगा। और जब ट्विस्ट करेगा प्रश्न कैसे आ जाओ, प्रश्न कैसे पूछेगा, आप इसे देखो अब ध्यान से, प्रश्न कैसे पूछेगा आप इसे ध्यान दो। थोड़ा सा प्रश्न को ट्विस्ट करेगा, लिखेगा कार्यपालिका पर विधायी नियंत्रण का आलोचनात्मक परीक्षण करें। यदि प्रश्न ये पूछा गया आपसे कि कार्यपालिका पर विधायी नियंत्रण का क्रिटिकली एग्जामिन शब्द है, यदि यह पूछा गया, अरे बात है, तब एक बात ध्यान दें इस बात को, तब हमारा आंसर चेंज हो जाएगा। अब हम फर्स्ट पैरे में हम ये बताएंगे, इंट्रोडक्शन की बात करेंगे,
हम इंट्रोडक्शन की बात करेंगे और ये बातें और बताएंगे। हमारा फर्स्ट पैरा जो चलेगा, कार्यपालिका पर विधायी नियंत्रण क्यों, ये हमारा इंट्रोडक्शन चलेगा फर्स्ट पैरे में। टाइम मत दो। सेम प्रश्न, कार्यपालिका विधायी नियंत्रण का आलोचनात्मक परीक्षण करना है, तब क्या करोगे? कार्यपालिका पर विधायी नियंत्रण क्यों जरूरी है, ये हमारा इंट्रोडक्शन चलेगा। ये बात, ये पूरा इंट्रोडक्शन आज जब इसकी बात करोगे ना, तो मस्तिष्क का उद्देश्य क्या होता बताओ? सरकार को क्या बनाना? मंत्रिपरिषद को जन उन्मुख, संवैधानिकता, और ये बात उन्मुख बनाने के साथ जवाबदेह बनाना। मेन जो पर्पज इसका होता है, क्या मंत्रिपरिषद को जन उन्मुख बनाओ, संवैधानिक बनाओ, सारी बातें, और जवाबदेह बना दो। हमारा इंट्रोडक्शन में यह चलेगा इस प्रश्न में। क्लियर? अब देखो अगले पैरे में जब आएंगे हम लोग, ये पहला पॉइंट। अब हम अगले पैरे में आएंगे। अब इसे देखो आप, चले अगले पैरे में। अगली जब बात सेकेंड पैरे में जब आएंगे हम लोग, तो ये बताएंगे कार्यपालिका पर विधायी नियंत्रण का साधन क्या है। हम साधन की बात करेंगे, और साधन में आप तीन बातें करोगे आप। पहली बात प्रश्नोत्तर है, दूसरी बात संसदीय समितियां, तीसरी बात CAG, और चौथी बात किसकी बात करोगे? प्रस्ताव। और प्रस्ताव में क्या है? स्थगन प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव और अविश्वास प्रस्ताव। इतनी बातें के लिए उल्लेख करना आपको, लेकिन इसका विधिवत वर्णन नहीं करना है, वहां इतना स्कोप मिलता ही नहीं लिखने का। अगले थर्ड पेज में आएंगे, पॉइंट हो जाएगा ये बातें। जब थर्ड पेज में आएंगे तो देखो प्रश्न क्या है? आलोचनात्मक परीक्षण। अब आपको आलोचना करनी, जब आलोचना करेंगे तो देखो अब हमारा आंसर चेंज हो जाएगा। वहां प्रश्न क्या था? क्या नियंत्रण वास्तविक है? तो दोनों पक्ष की बात कर दिया। यहां आलोचनात्मक परीक्षण का मतलब होता है बताना आपको कि आलोचना करनी है कि नियंत्रण वास्तविक नहीं है। तो हम आएंगे थर्ड पैरे में बात करेंगे, किंतु विधायी नियंत्रण का हम दो बात करेंगे। हमेशा ध्यान दो, एक तरह से देखा जाए नियंत्रण की वास्तविकता पर प्रश्न चिन्ह लगते हैं। हमेशा जानते इस बात को, यह आलोचना हो रही। अब जब इसकी बात करेंगे हम लोग ना, तो हम लेके चलेंगे पूरे 1950 के बाद के इतिहास को लेके चलेंगे कि नियंत्रण वास्तविक है या अवास्तविक है, इतिहास के साथ, क्योंकि आलोचनात्मक परीक्षण का। क्लियर? हमेशा ध्यान दो इस बात को। तो दो बात करेंगे हम लोग। हम जब इसकी बात करेंगे तो सबसे पहले बात करेंगे नियंत्रण का साधन अपने आप में अपर्याप्त। नियंत्रण का जो साधन है वह अपर्याप्त है। पहली बात। नंबर दो की बात करें
प्रक्रिया भी सत्ता पक्ष की ओर उन्मुख, जो मेरा मेन। और तीसरी चीज हम बात करें बहुमत की स्थिति में कारगर नहीं। और जब कारगर नहीं की बात करेंगे तब लेके चलेंगे नेहरू से लेकर के नेहरू, गांधी की हम बात करेंगे, और हम बात करेंगे मोदी की बात करेंगे। लेकिन अगली बात करेंगे हम लोग गठबंधन सरकार का युग क्या है। गठबंधन सरकार का युग, इतनी बातें हम लोग लेके चलेंगे इस प्रश्न। समझ में आ रही बात है? आखिर मुझे लिखना क्या? हाँ जी बताओ आप। हाँ वही बता रहा हूं मैं, वही बता रहा हूं मैं। अब विधायी नियंत्रण की वास्तविकता पर प्रश्न चिन्ह लगते हैं, तो लिखना क्या है? मैं थोड़ा सा हिंट कर रहा हूं मैं। सबसे पहले आप समितियों को उठाओ, तो सीधे एक बात क्या करोगे? पहली बात, मैं नियंत्रण का साधन अपर्याप्त है। अपर्याप्त क्यों है? क्योंकि समिति की रिपोर्ट के आधार पर सदन में बहस होती है, लेकिन उनका परामर्श बाध्यकारी नहीं होता। याद रखना, उनका परामर्श बाध्यकारी नहीं होता। और सामान्यतः समितियों की जो रिपोर्ट है वो खर्च होने के बाद आती है। यदि समितियों का जो परीक्षण है वो डेड बॉडी का परीक्षण, पहली चीज आगे हम डिस्कस करेंगे। देखो पहली बात, आप समितियों को ले लिया आपने। नंबर 2 की बात करें, हम जब कैग की बात करते हैं ना, तो कैग 3 बातें देखता है। नंबर 1, निर्धारित प्राधिकार, निर्धारित क्षेत्र और निर्धारित प्रक्रिया से खर्च हुआ है नहीं हुआ, कैग। लेकिन जो कैग का रिपोर्ट है, ध्यान दो, वो कैग का रिपोर्ट खर्च होने के बाद, और कैग की रिपोर्ट पर बहस बहस हो या न हो, यह सत्ता पक्ष की देन है। समझ में आ रही बात है? उस रिपोर्ट पर बहस होगी कि नहीं होगी, सत्ता पक्ष। मैंने क्या लिखा? पूरी की पूरी प्रक्रिया का झुकाव किधर है? सत्ता पक्ष की। नंबर 3 की बात करें हम लोग, हमेशा ध्यान दो इस बात को। स्थगन प्रस्ताव और निंदा प्रस्ताव की बात करें, निंदा प्रस्ताव सदन में तभी लाया जाएगा जब सत्ता पक्ष उसकी अनुमति दे। तो सत्ता पक्ष की अनुमति के बिना उसे सदन में लाया ही नहीं जा सकता। यह कमी है। बिल्कुल लोकसभा में ही लाया जाता है, पहली बात, वो लोकसभा में ही लाया जाता है, और वो भी सत्ता पक्ष की अनुमति चाहिए, और समानतः सत्ता पक्ष उसकी अनुमति देता ही नहीं। हाँ, रूल ये स्थगन प्रस्ताव के लिए, यदि सत्ता पक्ष अनुमति नहीं देता और उसके पक्ष में 50 लोग भी खड़े हो गए, तो सदन के स्पीकर निर्णय दे देगा कि सदन इसे एक्सेप्ट करता है, स्वीकार करता है, उस पर बहस शुरू हो जाएगी। समानता ये कहा जाता है, पर वो अपवाद शुरू, उसमें भी कंडीशन है। इन कंडीशन में स्थगन प्रस्ताव लाया जाएगा, कंडीशन। लेकिन वह कंडीशन फुलफिल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यह स्पीकर का निर्णय है, याद रखना। और स्पीकर तो दलीय पूर्वाग्रहों से क्या है? ग्रसित है, तो निर्णय क्यों लेगा? बातें समझ में आ गई? अब हमेशा पॉइंट समझ में आ गया। अब मैं इसको लिखवा रहा हूं, मैं इतनी बातें हम करेंगे। लिखवा दो पॉइंट हो गया। पॉइंट तो समय कि नियंत्रण के साधन भी अपर्याप्त है। थोड़ा समय इसको लिखवा देता हूं मैं। 3 चीजें, नियंत्रण का जो साधन है, नियंत्रण का जो साधन है अपर्याप्त। क्यों? क्योंकि पहला पॉइंट, पीएससी, पीएससी क्या होता है? लोक लेखा समिति। अरे बातें, सार्वजनिक उपक्रम समिति। रिपोर्ट बाध्यकारी नहीं, बाध्यकारी नहीं।
तथा यह एक प्रकार का स्व परीक्षण, यह स्व परीक्षण है। यह साधन अपर्याप्त क्यों है? नंबर 2 की बात करें, निंदा प्रस्ताव पर बहस के लिए सरकार की अनुमति आवश्यक। अनुमति आवश्यक है और सामान्यतः सरकारें अनुमति नहीं देती हैं। देखो, जो सरकारें अनुमति देती नहीं है। तीसरी चीज हम बात करें, ये क्यों अपर्याप्त है? साधन जो अपर्याप्त है, CAG की रिपोर्ट विलंबकारी, की जो रिपोर्ट है वो विलंबकारी तथा इसके रिपोर्ट पर सदन में बहस बाध्यकारी नहीं, बाध्यकारी नहीं है। रिपोर्ट बाध्यकारी है का? विपक्ष मांग करता रहे, सत्ता पक्ष देगा ही नहीं। पॉइंट के लिए अच्छा, जो प्रक्रिया भी क्या चीज है, इधर झुका हुआ है, सत्ता पक्ष की ओर झुका हुआ है। जैसे छोटा एग्जांपल लो, चले देखो, पहला पॉइंट हो गया। आप देखो, जो प्रक्रिया भी क्या है, प्रक्रिया भी सत्ता पक्ष की ओर झुका हुआ। जैसे नंबर 1, स्थगन प्रस्ताव को लोकसभा में लाने के लिए, लोकसभा में लाने के लिए स्पीकर सदन यह स्पीकर की अनुमति आवश्यक तथा विशेष शर्तों को पूरा करना आवश्यक। किंतु शर्त पूरा हुआ या नहीं, इस संबंध में जो निर्णय है स्पीकर का है। और स्पीकर दलित पूर्वाग्रहों से क्या होता है? ग्रसित होता है। स्पीकर दलित पूर्वाग्रहों से ग्रसित, हमेशा ध्यान दो इस बात को, दलित पूर्वाग्रहों से ग्रसित होता है। दूसरा जो प्रश्न देखा होगा आपने, जब कार्यपालिका पर दबाव बनाने के लिए जब प्रश्नोत्तर ज्यादा किया जाता है ना, प्रश्नोत्तर ज्यादा किया जाता है, तो स्पीकर कहता है कि संसदीय विशेष अधिकारों का क्या है, उल्लंघन है, सदन की गरिमा की अवहेलना है, और तुरंत क्या करता है, निलंबन का सहारा होता यही। चले देखो, पहला पॉइंट,
ये पॉइंट समझ में आ गया? नोट कर लो आप। अब देखो आप अगली चीज, चले चला जाए अगली चीज। इसी पॉइंट में ये चलेगा, इसी पॉइंट में जैसे पूर्वाग्रहों से ग्रसित हो जाता है। नंबर 2 की बात करिए, प्रश्नोत्तर ज्यादा होने पर एवं सत्ता पक्ष द्वारा उत्तर न देने पर सदन में शोर शराबा, परिणामतः सदन की अवमानना के आरोप में सदस्यों का विपक्षी सदस्यों का निलंबन इससे विपक्ष अत्यंत कमजोर, इससे विपक्ष अत्यंत कमजोर हो जाता है। ये पॉइंट अच्छा। तीसरे क्या है, अविश्वास प्रस्ताव एक कारगर अस्त्र है, पर लेकिन बहुमत की स्थिति में वो केवल प्रतीकात्मक मात्र है। पॉइंट समझ में आ गया? अब देखो आप, चले देखो आप नंबर, अगली चीज, अविश्वास प्रस्ताव एक कारगर अस्त्र है, किंतु बहुमत की स्थिति में, बहुमत की स्थिति में यह प्रतीकात्मक बनकर रह गया है, बनकर रह गया है। क्यों क्यों प्रतीकात्मक बनकर रह गया है? नंबर 1, हमेशा दलीय अनुशासन एवं व्हिप के कारण, दलीय अनुशासन यानी व्हिप के कारण सत्ता पक्ष के लोग अविश्वास प्रस्ताव के विरुद्ध में वोट देते हैं। हाँ, दूसरी चीज, हमेशा बहुमत की सरकार अविश्वास प्रस्ताव पर बहस करती है, किंतु उसे पारित नहीं होने देती। जब पारित ही नहीं होगा तो सरकार गिरेगी नहीं। क्लियर? जब पारित होगा तब तो सरकार गिरेगी, जब पारित ही नहीं होने देता। अब इस प्रश्न को देखो आप, पॉइंट क्लियर? हम एक चीज लेके पुणे के लेके चल रहा हूं मैं। हमारा प्रश्न यही है ना कि ये प्रश्न आलोचनात्मक परीक्षण करना है।
क्रिटिकली एग्जामिन शब्द करना है। तो नियंत्रण क्यों आपने बता दिया क्या? अच्छा, जब इसकी बात करोगे तो ये जो पोर्शन हमारा बहुत छोटा हो जाएगा, हल्का सा 4 लाइन में ये सारे सेकेंड पैरा हमारा खत्म हो जाएगा। मेन पैरा हमारा ये चलेगा, मेन पैरा पॉइंट की हम बात करते चले जाएंगे, अंत में हम इसकी बात करेंगे, अंत में हम निष्कर्ष की बात करेंगे। सारी बातें। अच्छा, एक और चीज बात करना होगा, थोड़ा सा मान लिया जाए आपके पास शब्द सीमा समय, तब तो आंसर को क्लोज कर दोगे, लेकिन इसी प्रश्न को यदि पूछ दिया आलोचनात्मक मूल्यांकन, तो बहुत सारे एग्जाम्पल चलेंगे। क्लियर? हम एग्जाम्पल की बात करेंगे। जैसे हम सेम क्वेश्चन बात करो, सेम क्वेश्चन यदि पूछा गया आपसे कि कार्यपालिका पर विधायी नियंत्रण के विधायी नियंत्रण का आलोचनात्मक मूल्यांकन करें। आलोचनात्मक कार्यपालिका पर विधायी नियंत्रण का आलोचनात्मक मूल्यांकन करें। हमारी आलोचना क्या हो जाएगी? हाईलाइट। तब हमारा इंट्रोडक्शन, अब हमारा इंट्रोडक्शन क्या चलेगा? हमारा इंट्रोडक्शन में, हमारा जो इंट्रोडक्शन चलेगा अब वो चेंज हो जाएगा, और इंट्रोडक्शन में क्या होगा कि कार्यपालिका पर विधायी नियंत्रण के साधन की बात करेंगे। विधायी नियंत्रण का साधन, हम साधन की बात करेंगे। जैसे छोटा सा एग्जांपल लेता हूं मैं, हमारे इंट्रोडक्शन अब कैसे चलेगा? प्रश्नोत्तर, संसदीय समिति, कैग की रिपोर्ट और प्रस्तावों के माध्यम से विधायिका कार्यपालिका को नियंत्रित करती है, ताकि कार्यपालिका जन उन्मुख, लोकतंत्र और संवैधानिक सरकार के प्रति प्रतिबद्ध होने के साथ सदन के प्रति जवाबदेह बनी रहे। अब सब हटा देंगे। मैं बार बार कहता हूं कि क्वेश्चन पे डिपेंड करता मेरा इंट्रोडक्शन क्या चलेगा। एक इंट्रोडक्शन कोई फिक्स नहीं कि यही चलेगा, क्वेश्चन का नेचर चेंज हुआ, हमारा इंट्रोडक्शन क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। तो पूरा का पूरा जो इंट्रोडक्शन है वो क्वेश्चन बेस्ड हो जाएगा। मैं बार बार कहता हूं इंट्रोडक्शन, अब यहां इंट्रोडक्शन चेंज हो जाएगा हमारा। रीजन क्या चीज है? क्योंकि आलोचनात्मक मूल्यांकन करना है ना, तो जो इसके पिछले वाले प्रश्न में जो मैंने एक पैरा लेके चला, क्या क्या साधन है, अब वो सारी बातें इंट्रोडक्शन में आ जाएगी। क्लियर? वो सारी बातें किस में आ जाएगी? वो सारी बातें आप इंट्रोडक्शन में आ जाएगी। तक मेरी बात समझ में आ रही होगी। क्लियर? आप ध्यान दो इस बात को। अब हमारा इंट्रोडक्शन चेंज हो जाएगा। समझ में आ गया? तो मैंने प्रश्नोत्तर, इंट्रोडक्शन कैसे? प्रश्नोत्तर, संसदीय समिति, कैग की रिपोर्ट और प्रस्ताव के द्वारा कार्यपालिका पर विधायी नियंत्रण संभव है, ताकि कार्यपालिका जन उन्मुख, संवैधानिक सरकार और सदन के प्रति जवाबदेह बन सके। ये बात इंट्रोडक्शन में। लेकिन अगले पैरे में जब आएंगे ना, अब हम आलोचनात्मक मूल्यांकन करेंगे। किंतु व्यवहारिक दृष्टि से देखा जाए तो यह नियंत्रण वास्तविक नहीं है। क्यों? आज जब क्यों की बात करोगे आप ना, हमेशा जब क्यों की बात करोगे तो याद रखना इस क्वेश्चन को। मैंने क्या कहा था? आप इस पॉइंट को लेके चलोगे, आप ये 3 पॉइंट, अगली बात ये पॉइंट आएगा, ये सारी बातें, ये सारी बातें। लेकिन हमेशा चूंकि मूल्यांकन करना है ना, नियंत्रण, अब इसमें क्या करोगे? जब इसकी बात करोगे तो एक पैरा और जोड़ोगे आप 1950 के बाद।
देखा 1950 के बाद की बात करें हम लोग, क्लियर? सरकार इतनी मजबूत थी, इतनी मजबूत कि विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव को पारित ही नहीं करा पाया। ये बातें हमारी इसमें आ जाएंगी। क्या हुआ, समझ में आ रही बातें? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हो जाएगा ठीक। हाँ, एक चीज थोड़े से एग्जाम्पल को कोड करते चले जाना आप, तब कैसे चलेगा। या हो सकता है प्रश्न को थोड़ा सा गुड हो जाएगा। प्रश्न को थोड़ा सा क्या करेगा यूपीएससी, थोड़ा सा प्रश्न को क्या करेगा, क्वेश्चन को ट्विस्ट करेगा और पूछेगा कार्यपालिका पर विधायी नियंत्रण के औचित्य को स्पष्ट करें। कार्यपालिका पर विधायी नियंत्रण का औचित्य को स्पष्ट करें या इसकी प्रासंगिकता बताएं। अब थोड़ा सा आपका प्रश्न चेंज कर देगा। आप देखो, जब औचित्य की बात करेगा ना तो आपका आंसर अब चेंज हो जाएगा। अब कैसे आंसर चलेगा ये देखो, आप ध्यान देने इस बात को। चले, आप ध्यान से सुनो इस बात को। सबसे पहले क्या करेगा, फर्स्ट पैरे में अब हमारा औचित्य की बात कर रहा है, औचित्य की बात कर रहा है, ठीक है। अब हम सीधे बात करेंगे कि कार्यपालिका पर इंट्रोडक्शन में कार्यपालिका पर विधायी नियंत्रण का साधन क्या है। ये जो कार्यपालिका पर विधायी नियंत्रण का साधन क्या है, हम इसकी चर्चा करेंगे। क्लियर? कार्यपालिका पर विधायी नियंत्रण का साधन क्या है, इसके पहले वाले क्वेश्चन में इंट्रोडक्शन, सेम इंट्रोडक्शन चलेगा हमारा, लेकिन औचित्य की बात करना है ना, औचित्य की बात करना है। अब औचित्य की बात करें कार्यपालिका पर विधायी नियंत्रण, तो ये बात करेंगे कार्यपालिका पर आप देखो, अब औचित्य की बात करने जा रहे हैं तो क्या क्या पॉइंट चलेगा। पहला पॉइंट, चलो चलो मैं अब फर्स्ट की बात करें हम लोग, क्या औचित्य है। हमेशा देखो, जब प्रश्नोत्तर होता है ना, प्रश्नोत्तर होता है, देखो इसका औचित्य क्या है। जब प्रश्नोत्तर होता है, एक चार्ट ही बना देता हूं तो मजा आएगा। जब प्रश्नोत्तर होता है तो एक बात, मंत्री को प्रश्नों का जवाब देना पड़ता है। और जब मंत्री को प्रश्नों का जवाब देना पड़ता है तो दो बातें पता चली। हमेशा योजना के क्रियान्वयन की स्थिति या दशा की बातें चलती हैं। हमेशा जान दो, योजना के क्रियान्वयन की स्थिति क्या है, कहां तक योजना का क्रियान्वयन, कितने लोगों को लाभ मिला, भी देखा, डेटा देना पड़ता है। कितने लोगों को आपकी योजना का लाभ मिला, आप कितने लोगों को कवर कर रहे हो, पहला प्रश्न। आज जब क्रियान्वयन का पता चलता है तो स्थिति होती है इसका। मीडिया द्वारा क्या होता है,
द्वारा इसे आम जनता तक पहुंचाना। और जब आम जनता तक पहुंचाती है ना, इसका फायदा क्या होता है? परिणामतः सदन के बहस में जनता की रुचि, एक तो रुचि की बात, आज जब रुचि बढ़ती है, इसका दो, पहली बात सहभागी लोकतंत्र का विकास होता है। सहभागी लोकतंत्र का विकास होता है। और दूसरा फायदा ये होता है कि सरकार पर नैतिक दबाव, ये बड़ा अच्छा है। ये आज सरकार पर नैतिक दबाव बनता है तो दोनों मिल करके लोकतांत्रिक मूल्यों को क्या करते हैं? मजबूत। दूसरी चीज, जब मंत्री को प्रश्नों का जवाब देना पड़ता है ना, तो होता क्या है? नौकरशाही की सक्रियता एवं जवाबदेहिता में वृद्धि हो। क्योंकि योजना का जो क्रियान्वयन है नौकरशाही के द्वारा, पहला पॉइंट देखो, नौकरशाही की सक्रियता और जवाबदेहिता में वृद्धि, क्योंकि योजना का क्रियान्वयन किसके द्वारा होता है? नौकरशाही के द्वारा होता है। मेरी बात समझ में आ गई? बात है औचित्य क्या ये पूछ रहा, क्यों प्रासंगिकता है? क्लियर? नंबर 2, चले, जानते हो सदन में जो बहस होती है ना, सदन में जो बहस है वह डेमोक्रेसी को सहभागी लोकतंत्र में कन्वर्ट कर देती है। और सहभागी लोकतंत्र आगे जाकर के गवर्नेंस को क्या करता है? प्रमोट करता है। रीजन क्या चीज है? एक चीज देखो, जब जवाबदेहिता में वृद्धि होती है ना, तो ये क्या करता है? हमेशा जब जवाबदेहिता में वृद्धि होगी तो इस दो प्रश्न खड़ा कर देगा। जवाबदेहिता में वृद्धि होती है तो होता क्या है? जनता एवं शासक के बीच अंतर क्रिया को प्रमोट करता है। और दूसरी बात, सुशासन को मजबूत करता है। हमेशा ये बड़ी अच्छी बात है। हाँ, जब इंटरेक्शन होगा तो जवाबदेहिता और ज्यादा बढ़ जाती है। पॉइंट क्लियर? अब करेगा क्या? आपसे जानते हो क्या करेगा? हमेशा कार्यपालिका पर विधायी नियंत्रण, सुशासन और सहभागी लोकतंत्र को विकास करने का महत्वपूर्ण अस्त्र है। सिद्ध कीजिए। तो कैसे गवर्नेंस को प्रमोट कर रहा है? केवल प्रश्नोत्तर। नंबर 2 चला जाए। देखो, हम नंबर 2 की बात करें, संसदीय समिति क्या होती है? संसदीय समिति में आप दो चीज ले लो, चाहे पीएससी हो चाहे क्या हो, सार्वजनिक उपक्रम समिति हो। ये दोनों क्या करती है? हमेशा दोनों करती क्या है? पहली बात, ये देखा जाए निर्धारित प्राधिकार, प्रक्रिया एवं क्षेत्र में खर्च का मूल्यांकन करते हैं। निर्धारित प्राधिकार,
प्रक्रिया और क्षेत्र में खर्च का मूल्यांकन, ये सारी समितियां करती हैं। यदि ऐसा होगा तो दो बातें होंगी। अनावश्यक व्यय की ओर सरकार का ध्यान, की ओर सदन का ध्यान जाएगा। दूसरी तरफ भ्रष्टाचार, इंगित, और तीसरी चीज संसाधनों का दुरुपयोग या सदुपयोग। अब देखो इन सभी का क्या फायदा होगा। इससे क्या क्या फायदा होगा। जब इंगित होता है ना, तो कोशिश क्या की जाती है, पारदर्शिता पर बल दिया जाता है। परिणामतः क्या होगा, पारदर्शिता पर बल दिया जाएगा। नंबर 2 की बात करें, जो लीकेज उसको रोकने की कोशिश की जाएगी। रोकने का दबाव, एक पारदर्शिता पर बल, लीकेज को रोकने का दबाव, सारी बातें। और अंत में देखा जाए, सरकार सदन में नैतिक रूप से कमजोर, ये सारी चीजें क्या करेगी आपको, संसाधनों के सदुपयोग की वकालत। अब देखो इससे क्या क्या होगा, मैं थोड़ा सा अगले पेज पे लिखूं, नोट कर लो आप। ये एरो समझ में आ रहा है ना, 2G स्पेक्ट्रम घोटाला का एग्जाम्पल है। पूरी सरकार हिल गई, देखा होगा, और सरकार गिर भी गई, कहे कि ने ऐसा धमाका मचाया कि पूछो ही मत। चले, जब ये सारी चीजें होती है ना, ये मैंने कहा, ये जब सारी चीजें होती हैं तो इससे क्या क्या होता है। पहली बात, संसाधनों के सदुपयोग पर बल। हम संसाधनों के सदुपयोग पर बल ज्यादा देते हैं, उसका अधिकतम उपयोग, पहली बात। दूसरा क्या होता है, जनता प्रथम। तीसरी चीज क्या होता है, जन समर्थन के लिए कल्याणकारी योजना पर बल। ये जब नहीं, इसको इसकी जरूरत नहीं, वो तो ऊपर ही लिखी जाए, ठीक है। अब बताओ इन सब से क्या होता, बताओ कल्याणकारी राज की अवधारणा क्या होती है, मजबूत। अच्छा एक और चीज, कल्याणकारी राज्य की अवधारणा, एक बड़ी अच्छी बात है कि जब विधि के शासन को महत्व, एवं सत्यनिष्ठा पर बल दिया जाता है,
और ये सब के सब क्या करेंगे, वेलफेयर स्टेट के कॉन्सेप्ट बहुत तेजी से मजबूत करने लगता है। ये इसका औचित्य है। क्लियर? आप देखो अगली चीज, आप एक एक चीज को देखते चलो। जैसे मैंने क्या कहा आगे, चला जाए प्रस्ताव की बात करें, नोट कर लिया। अगली चीज, जब प्रस्ताव की बात करते हैं हम लोग ना, प्रस्ताव में क्या क्या चीज है? एक स्थगन प्रस्ताव, दूसरा क्या है, निंदा प्रस्ताव, और तीसरा क्या है, अविश्वास प्रस्ताव है। इसे ध्यान दो इस बात को। स्थगन प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव और अविश्वास प्रस्ताव की बात करें, ये सारी चीजें, इन प्रस्तावों से होता क्या है? सदन में चर्चा से सत्ता पक्ष की आलोचना। एक, सत्ता पक्ष की आलोचना। नंबर दो, अविश्वास प्रस्ताव से क्या होगा? अविश्वास प्रस्ताव के कारण क्या होता है? अब ये दोनों चीजें क्या करती हैं बताओ? सरकार को संवेदनशील, जन उन्मुख, उन्मुख बनाने के साथ संवैधानिक मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध बनाती है। ये इसका औचित्य है। लेकिन चूंकि औचित्य की बात कर रहा है नहीं, ये प्रश्न है, औचित्य की बात करें हम लोग, शायद इतनी बातें समझ में आ रही। प्रश्न देखो क्या है, नोट कर लिया हमने, हो गया? प्रश्न देखो क्या है कि औचित्य को स्पष्ट करें, इसकी प्रासंगिकता को स्पष्ट। क्लियर? हमेशा ध्यान दो इस बात को, एक बड़ी अच्छी बात है ये। अंत में हम जब बात करेंगे ना, ये सारी बातें करने के बाद अंत में जब बात करेंगे कि कार्यपालिका पर विधायी जब नियंत्रण होता है ना, अंततः क्या होता है? नियंत्रण एवं संसदीय विशेषाधिकार के कारण स्पीकर के निष्पक्षता पर बल दिया जाता है। स्पीकर के निष्पक्षता पर बल दिया जाएगा तो संसदीय लोकतंत्र की सफलता में वृद्धि। जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है ना, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की सफलता में वृद्धि हो जाती है। इतनी बातें आपको लिखनी है इस प्रश्न में। 100-150 तो यही चला गया होगा। हाँ? ये क्लियर? अब मान लिया जाए, लेकिन अभी आंसर पूरा नहीं हुआ।
अब आंसर औचित्य को स्पष्ट करें, औचित्य की बात है, यह औचित्य है। चले प्रश्न औचित्य को स्पष्ट करें। बोला लाभ तो अच्छा है, हो गया बेटा, लाभ तो अच्छा है, लेकिन अगले पैरे में जब आओगे ना, अगले पैरे में आओ, और जब अगले पैरे में आओगे, चूंकि औचित्य को स्पष्ट करना है प्रासंगिकता, तो लिखोगे किंतु, अगले पैरे में आओगे किंतु हो क्या रहा है, यह नियंत्रण गठबंधन बहुमत की स्थिति में अव्यावहारिक हो जाता है। तथा गठबंधन के युग में एवं अल्पमत सरकार में व्यवहारिक हो जाता है। अब लिखोगे एग्जाम्पल के साथ, जैसे हमेशा ध्यान 1950 से लेकर 1950 से लेकर 1990 तक यह नियंत्रण अव्यावहारिक, क्योंकि बहुमत की सरकार वहीं 1990 से लेकर 2014 तक यह नियंत्रण व्यवहारिक, क्योंकि गठबंधन की सरकार नेहरू, शास्त्री, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी की फुल मेजोरिटी की सरकार थी। ये सारी बातें करने के बाद अंत में हम निष्कर्ष की बात करेंगे। आज हम निष्कर्ष की बात करेंगे तो हमारा निष्कर्ष कैसे चले, निष्कर्ष कैसे चलेगा, तो ये लिखेंगे, निष्कर्ष की बात करेंगे। पॉइंट समझ में आ गया। अब निष्कर्ष की बात लिखेंगे। वस्तुतः हमारा निष्कर्ष कैसे चलेगा, वस्तुतः विधायी नियंत्रण लोकतंत्र को जीवंत करता है। लोकतंत्र को जीवंत करने, विधायी नियंत्रण लोकतंत्र को जीवंत करने, कमा देते जाओ, समय के अनुरूप निर्णय लेने, सामाजिक न्याय के प्रति सरकार को प्रतिबद्ध बनाने, सरकार को प्रतिबद्ध बनाने तथा वैश्विक स्तर पर भारत की मजबूत पहचान बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है। क्लियर, पॉइंट समझ में आ गया। ये छोटे से एग्जांपल है, तो पूरी दुनिया में भारतीय लोकतंत्र की तारीफ की जाती है। और भारतीय लोकतंत्र को मजबूत करने में किसकी भूमिका है, विधायी नियंत्रण की, क्योंकि विधायी नियंत्रण के कारण सरकार निरंकुश नहीं हो पाती। और जब सरकार निरंकुश बनने की कोशिश करती है ना, तुरंत सदन में आलोचना शुरू हो जाती है और सरकार को उसके प्रश्नों का जवाब देना पड़ता है।
अरे बात अब लेकिन इसी प्रश्न को यूपीएससी थोड़ा सा ट्विस्ट करेगा।